पृथ्वी के आंतरिक संरचना इस तरह से है, कैसे काम करता है, क्या क्या अंदर है, क्या क्या चीजें हैं, हम पृथ्वी के अंदर के सतह को हम कैसे जानते हैं। मेरे बात समझ में आए? यहीं से प्रारंभ करता हूं मैं चैप्टर। उसके बाद हम मोशंस को देखेंगे, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड को। जब वहां पे हम जाएंगे तो पूरी वर्षा वर्षा पूरी की पूरी चीजें हम खत्म कर देंगे। अभी हम जो जो मेन चीज है पृथ्वी के अंदर के भाग को जानने की कोशिश करते हैं, फिर ऊपरी परत पे आएंगे, फिर वायुमंडल को समझेंगे। मेरे बात समझ में आया? तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का मतलब है कि हमारे किस प्रकार से हमारा बांटा गया है, पृथ्वी को हम कितने भागों में बांटे हैं, और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे वहां पर टेम्परेचर है, तापमान जो है, प्रेशर दबाव और घनत्व कैसे इफेक्ट डाल रहा है, और क्या क्या चीजें, कैसे मैग्नेटिक फील्ड आपका बन रहा है। सबसे बड़ी बात होती है सोर्स। हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के लिए बहुत सारे स्रोत हैं, सोर्स है, और इस सोर्स पे हम इसके बारे में जानने की कोशिश किए, ठीक है ना। क्योंकि टोटल यदि हम जीरो से लेकर जाएं तो 6371 किलोमीटर आपके इंटरनल स्ट्रक्चर है। कितना है? जीरो से लेकर 6371 6371 किलोमीटर आपके अंदर चला जाता है, ठीक है ना, पृथ्वी। तो हम सबसे बड़ी बात है कि हम इसको जानेंगे कैसे, इतने डेप्थ में 6371 किलोमीटर को हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर चल क्या रहा है। तो इसके जानने के लिए बहुत सारे स्रोत है, सोर्सेस है। जैसे कि देखो, जो भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, उसके आधार पर भी हम इसके मेजर करते हैं। साथ में हम मेजर करते हैं, देखो पहले होता था ड्रिलिंग टेक्निक, ड्रिल करने का, ड्रिल का मतलब समझते हो, खुदाई करके। हाँ, लेकिन खनन की जो खुदाई होती है, वो खनन की खुदाई आज तक सबसे मैक्सिमम हुआ है वो 12 किलोमीटर तक हुआ है रसिया में। रसिया ने खोदा था 12 किलोमीटर तक। दक्षिण, हाँ, साउथ अफ्रीका जो है, जहां पर गोल्ड पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में, वहां पर आपके खुदाई जो देखने को मिला वो 3.7 किलोमीटर तक देखने को मिला। मतलब मैक्सिमम जो खुदाई आपके अंदर खनन में देखने को मिला है वो 12 किलोमीटर तक अंदर देखने को मिला है। अब 12 किलोमीटर से तो पूरी की पूरी उसकी संरचना पता तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जब संरचना पता करना है तो हमें यह देखना होगा कि कम से कम अब 6371 किलोमीटर है, इतना है। तो इतना यदि है तो इसके बारे में हमें जानकारी कैसे, क्या ड्रिलिंग से पता चलेगा? नहीं, ड्रिल करके पता उतना एक्यूरेसी हम नहीं लगा सकते। तो अब साइंटिस्टों ने एक एक अलग ही तरीका अपनाया इसको मेजर करने के लिए, इसको अपनाने का। और वो तरीका क्या था? तो वो तरीका बड़ा बढ़िया था, और उसको सिज्मिक वेव बोला जाता है। सिज्मिक वेव। सिज्मिक वेव क्या होती है कि सिज्मिक का अर्थ होता है कि आपके जो जैसे अर्थक्वेक आते हैं तो कुछ कुछ आपके तरंगे निकलते हैं। उस तरंगों से हमने पता किया है कि हमारा जो धरती के अंदर के जो संरचना है वो किस प्रकार है। मेरी बात समझ में आ? अब देखो, जब भी तरंगे निकलता है, सिज्मिक का मतलब होता है अर्थ से तरंगे निकलता है। तो जब भी तरंगे निकलता है बेटा, तो जहां से निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। जहां से निकलता है उसको हम फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और जहां पर ये तरंगे पहली बार हिट करता है सतह पे, सतह पे पहली बार जो एनर्जी है, आपका ऊर्जा है, जाके टकराता है, इसको एपी सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपी सेंटर बोला जाता है। मेरे बात समझ में आया? तो दो प्रकार का, एक होता है फोकस। फोकस का मतलब क्या होता है? जहां से तरंगे, जहां से प्लेट टूटा और जहां से, हाँ, ये तरंगे निकलना प्रारंभ किया, उस जगह को क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। और जहां पे पहली बार जाके धरती के सतह पर इसने क्या किया? टकराया, उसको क्या बोलेंगे? ईपी सेंटर बोलेंगे। मेरे बात समझ में आया? अब देखो, यदि ऐसा है तो इसमें ना बहुत सारे तरंगे हमें, तीन प्रकार के तरंगे हमें, क्यों मतलब असल में दो प्रकार के तरंगे हमको दिखाई दिया सिज्मिक वेव में। तो दो प्रकार के, प्रकार कौन सा था? तो एक था बॉडी वेव बोलते हैं, बॉडी वेव का मतलब बॉडी वेव, और दूसरा सरफेस वेव।
दो तरीके की तरंगे हमको दिखाई दिया है। एक बॉडी वेव का मतलब जो अर्थ के अंदर ही अंदर इसके ये तैरेगा, और दूसरा इसके सरफेस वेव इसके परत पे जाएगा। मेरे बात समझ में आया? तो दो तरीके की तरंगे, जो सिज्मिक वेव है, अर्थक्वेक के बाद जो तरंगे निकलती है उसको दो प्रकार में हमने बांटा है। एक बॉडी वेव बांटा है और दूसरा सरफेस वेव बांटा है। और बॉडी वेव को हमने दो भाग में बांटा है। एक है पी वेव, पी वेव का मतलब होता है प्राथमिक वेव, यह हो पी वेव प्राथमिक वेव, और दूसरा होता है सेकेंडरी वेव एस वेव। मेरे बात समझ में आया? दो प्रकार के बॉडी वेव है आपके, ठीक है ना, एक है पी वेव और दूसरा एस वेव। साथ में सरफेस वेव है जो परत वेव तरंगे है, उसके दो भाग है। एक को लव वेव बोला जाता है, वही लव वाला लव बोला जाता है, लव वेव बोला जाता है, और दूसरा आपके रेलिक वेव बोला जाता है, रेलिक वेव बोला जाता है। तो इतने प्रकार के तरंगे चलती है बेटा, मेरे बात समझ में आया? पी वेव, एस वेव, मेरे बात समझ में आया? प्राइमरी वेव का मतलब ये प्राथमिक वेव है, दूसरा सेकेंडरी वेव है, द्वितीय वेव है तरंगे, तीसरा लव वेव, वही लव प्यार वाला लव वेव, और चौथा रेलिक वेव। ये चार प्रकार के वेव है, मतलब दो प्रकार का वेव है, एक बॉडी वेव है, एक सरफेस वेव है। इसको दो दो भाग में बांटा गया है, प्राथमिक वेव और द्वितीय वेव। प्राथमिक वेव मतलब पी वेव, और एस वेव का मतलब सेकेंडरी वेव। अब ये क्यों है वेव? तो इस तरंगे से हमें ये पता चलता है कि इसी तरंगे से हमें पता चला है कि धरती का स्ट्रक्चर, जो संरचना है, वो कैसे है। कैसे पता चला है? कि जब भी अर्थक्वेक होता है तो ये वेव निकलता है, और वेव क्या करता है कि हम ये पता करेंगे कि क्या वेव सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में क्या हो रहा है, ट्रैवल कितना कर रहा है, दौड़ कितना रहा है। क्या तीनों के तीनों सारे के सारे वेव ठोस में जाता है कि नहीं जाता है, द्रव में जाता है कि नहीं जाता है, और गैस में जाता है कि नहीं। मान लो कि तरंगे चला गया, जैसे पी वेव है, पी वेव को हमने मेजर किया, इसके सतह पर हमने मेजर क्या किया कि पी वेव जो है ये मतलब धरती के नीचे से प्रारंभ हुआ और ऊपर तक चला आया। तो इसका मतलब क्या है कि पी वेव हो सकता है, यदि लिक्विड भी है तो पी वेव तो ट्रेवल कर रहा है, मतलब ठोस में भी जा रहा है, गैस में भी जा रहा है, द्रव में भी जा रहा है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल कर रहा है, तीनों में दौड़ रहा है। साथ में एस वेव में पता करेंगे कि क्या एस वेव केवल सॉलिड में जाता है, बाकियों में नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये है, देखो ओरिजिन तो दोनों का फोकस पे ही है। मेरे बात समझ में आया? मान लो कि एस वेव ने ट्रेवल नहीं किया ऊपर तक, कहीं ना कहीं इसके स्पीड जो है, गति में प्रभाव पड़ रहा है। तो जहां गति में प्रभाव पड़ता है तो इसे हमें पता चलता है कि एस वेव का क्या मामला है कि एस वेव केवल ठोस में जाता है, ठोस में ये ट्रेवल करता है, बाकी ये लिक्विड और गैस में ट्रेवल नहीं करता है। तो यदि ये ऊपर तक नहीं आया या बीच में इसने अपनी गति को बदला तो क्या पता चलेगा उसके अंदर कि कहीं ना कहीं वहां पे तरलता है। मेरे बात समझ में आया? जैसे कल तुम लोगों को बताया था स्टेनोस्फीयर की कहानी, याद है? कल मैंने ऐसे बताया था कि एक मेंटल में स्टेनोस्फीयर है ये 100 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के बीच में एक स्टेनोस्फीयर है, और इस स्टेनोस्फीयर क्या है कि वहां पर तरलता है, मैंने कहा था। और इसके ऊपरी हिस्सा को हम क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं, याद है? कल बोला था हमने, इसके ऊपरी हिस्सा को क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं। तो मान लो कि आपने सिज्मिक वेव तो दोनों साइड जाएगी, ऊपर और नीचे। तो यदि एस वेव को हम देखेंगे तो एस वेव यदि ट्रेवल करता है तो हम देखेंगे यहां पर तरलता है, तो तरलता का मतलब यहां पर इसकी गति में क्या होगा? कमी आएगी, क्योंकि ये एस वेव जो है वो तरलता में नहीं जा पाता है। समझ में आया? तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि भैया इस दूरी पे जितना 100 किलोमीटर से 250 किलोमीटर की जो दूरी है, यहां पर हो सकता है कि तरलता हो। मेरे बात समझ में आया? पी वेव तो तीनों में ट्रेवल करता है, पी वेव जो है वो तीनों में ट्रेवल करता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पी वेव की स्पीड, जो गति होती है, वो ठोस में, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद इसके लिक्विड में होता है, और उसके बाद गैस में होता है। तो एक बात बताओ, यदि पी वेव की गति 13 किलोमीटर पर सेकेंड है, एक एग्जांपल के तौर पे, मेरी बात समझ में आया?
तो सॉलिड में तो 13 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगा, चलेगा कि नहीं? लेकिन क्या लिक्विड में 13 किलोमीटर पर सेकंड से चलेगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब यहां पर गति अपना क्या करेगा? कम करेगा। और जब भी अपना गति को कम करेगा तो इससे अनुमान क्या लगेगा कि इसके जो संरचना है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव है। जैसे एग्जांपल के तौर पे फोकस से चला पी वेव, ठीक है ना, और स्टेनोस्फीयर पे आया। पी वेव जब स्टेनोस्फीयर पे आएगा तो इसके गति में बदलाव होगी, गति में बदलाव होगी ना, क्योंकि यहां तरलता है। तो गति में बदलाव कैसे होगा? कैसे गति में? गति क्या होगी? ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी, क्योंकि ये ठोस में, सॉलिड में क्या करता है? बहुत तेजी से चलता है। लेकिन क्या ये लिक्विड में जाता है, द्रव में? नहीं, वो अपनी स्पीड को कम कर देता है। वैसे ही यदि हम कोर की बात करें तो पीवेव को यदि कोर में दौड़ा दो तो क्या उसकी गति सबसे कम नहीं होगी पीवेव का? क्या एस वेव स्टेनोस्फीयर पे होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो लिक्विड में चलता ही नहीं है। गैस में होगा, कोर में? कोर में, क्योंकि कोर में गैस है, आयरन और लिक्विड का, समझ में? और तरलता भी है। तो क्या एस वेव कोर में दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन पीवीएफ तीनों में दिखाई देगा, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में। लेकिन उसके गति में बदलाव होगी, गति में बदलाव होगी कि नहीं? और गति में कैसे बदलाव होगा? तो सबसे हाईएस्ट स्पीड कहां होगी उसकी गति? सॉलिड में। उसके बाद कहां होगी? लिक्विड में। और उससे कम कहां होगी? गैस में। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे ही अनुमान हमने लगाया है धरती के नीचे की संरचना, कि हमारे धरती के नीचे की संरचना कैसी है। और ये हमने अनुमान कैसे लगाया है? तो इसी प्रकार से लगाया है। इस प्रकार से लगाया है, तो इसको देखते हुए लगाया है। मेरे बात समझ में आया? ठीक है। अब देखो क्या होता है पी वेव, एस वेव, और सारी चीजें जान लो। पी वेव का क्या है, कैसे ट्रेवल करता है, क्या उसकी गति होती है। पी वेव, एस वेव, लव वेव और रिलेक वेव के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट जान लो। मेरे बात समझ में आया? अब कोई पूछे कि पी वेव क्या है, पी वेव क्या है, तो देखो बेटा क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। इसकी गति सबसे ज्यादा होती है। पी वेव की गति क्या होती है? स्पीड सबसे ज्यादा होती है। कितना होता है? तो 6 किलोमीटर पर सेकेंड से 13.5 किलोमीटर पर सेकेंड। पहली बात, पी वेव की गति प्राथमिक वेव की गति सबसे ज्यादा होती है। किस किस में ट्रेवल करता है, किस किस में जाता है? तो सॉलिड में भी जाता है, ठोस में भी जाता है, लिक्विड में भी जाता है, और गैस, गैस में भी जाता है। आपके ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी आपका ये ट्रेवल करता है। मेरे बात समझ में आया? पहला बात क्या है कि इसकी स्पीड कितनी होती है? सबसे ज्यादा होती है। कितना होता है? 6 किलोमीटर पर सेकेंड से 13.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तीनों में दौड़ता है। किस किस में? ठोस में भी जाता है, द्रव में भी जाता है, और हाँ गैस में भी। इसको कौन सा वेव बोला जाता है? तो प्राथमिक वेव, पी वेव, प्राथमिक तरंगे है। कौन सी? तो ये प्राथमिक तरंगे है। मेरे बात समझ में आया? अब देखो साथ में जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी मतलब घनत्व बढ़ेगा, ये बढ़ने का मैंने सिंबल लगाया। घनत्व बढ़ेगा तो पी वेव की जो स्पीड है, स्पीड है वो भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। मेरे बात समझ में आया? ये बहुत है, लिखते जाओ क्या करके, लाइन पर लाइन। ये जो सारी चीजें मैंने लिखा है ये लिखते जाओ। पी वेव का चरित्र क्या है, लिखते जाओ बेटा, लिखते जाओ। क्या स्पीड कितना है? 6 किलोमीटर पर सेकेंड से लेकर कितना? 13.5 किलोमीटर पर सेकेंड। किस किस में जाता है? तो सॉलिड में भी जाता है, लिक्विड में भी जाता है, गैस में भी जाता है। क्या क्या हो गया? क्या? लिखते जाओ। उसके बाद डेंसिटी बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा इसका, घनत्व, घनत्व, ठीक है, बढ़ेगा तो आपके इसके स्पीड, गति में भी परिवर्तन आएगा। घनत्व, डेंसिटी का मतलब घनत्व, घनत्व यदि बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, तो इसके किसमें बढ़ेगा? तो स्पीड, इसकी गति में क्या होगा? परिवर्तन होगा। मेरे बात समझ में आया? किसमें परिवर्तन होगा? तो इसके लिखते जाओ ये।
ठीक है, इतना लिख ले। इसकी ये लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं, लिखो कि घनत्व बढ़ता है पी वेव का, लिखो कि प्राथमिक वेव का घनत्व बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ता है, तो इसके गति भी बढ़ता है। मतलब घनत्व पे है, घनत्व पे डिपेंड करता है भाई, समझ में आया। डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी मतलब समझ रहे हो ना, घनत्व बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, इसकी गति बढ़ती है पी वेव का, ठीक है ना। साथ में ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, दो प्रकार का तरंगे होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, अब देखो ऐसे देखे हो ना, आपका ये चीजें देख रहे हो, ये क्या होता है, क्या होता है, ये स्प्रिंग नहीं होता है। तो स्प्रिंग में देखोगे तो आगे पीछे करता है, आगे पीछे करता है ना स्प्रिंग ऐसे, हाँ स्प्रिंग आगे पीछे करता है, इसको ऐसे खींच के छोड़ दो तो क्या करता है, आगे पीछे करता है, तो इसी को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है। मेरे बात समझ में आया। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है कि ये स्प्रिंग को ऐसे छोड़ दो, यहां से बंधा पड़ा है तो क्या करता है, ऐसे ऐसे करता है। और दूसरा वेव होता है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है, ट्रांसवर्स वेव का मतलब ऐसे होता है बेटा कि ऐसे आकार में चलता है, सिंक में पानी को चलते हुए देखे हो, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे, हाँ तो वो होता है ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, स्प्रिंग को ऐसे छोड़ दो तो ऐसे ऐसे आगे पीछे नहीं करता रहता है, ये बना लो दिमाग में। तो पी वेव कुछ पूछेगा कौन सा वेव है तो क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है, आगे पीछे, स्प्रिंग को आगे पीछे कर दो तो आगे पीछे होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो पी वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और वही एस वेव आपको ट्रांसवर्स वेव दिखाई देगा। क्या समझे, हाँ तो लिखो, लिखते जाओ, सारे चीजें लिखते जाओ। और साथ में ये सबसे कम खतरनाक है, लेस डिस्ट्रक्टिव है, ये आखिरी पॉइंट लिख लेना, लेस डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब कम विध्वंसकारी है ये, हिंदी में बोले तो कम विध्वंसकारी है। जितने भी वेव है, जितने भी तरंगे है, उसमें विध्वंसकारी में, डिस्ट्रक्शन में सबसे कम है। कुछ समझ में आया, इतना चीजें मैं क्या बोल रहा हूं। हम प्राथमिक वेव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्राथमिक वेव का चरित्र क्या क्या है, पहला इसकी स्पीड ज्यादा है, गति कितना है, 6 किलोमीटर पर सेकेंड से लेकर 13.5 किलोमीटर पर सेकेंड तक। दूसरा पी वेव तीनों में चलता है, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ट्रेवल करता है। साथ में इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, इसकी डेंसिटी बढ़ेगी मटेरियल की जिसमें ये ट्रेवल कर रहा है, तो डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी गति में क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसका गति इंक्रीज करेगा। साथ में ये किस प्रकार का वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब स्प्रिंग को खींचो और आगे पीछे होता रहता है स्प्रिंग, उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है, तरंगे बोली जाती है। और साथ में ये कम विध्वंसकारी है, ये भी लिख लेना, कम विध्वंसकारी है, मतलब विध्वंस कम करता है ये, हाँ पी वेव सारे वेवों में से कम विध्वंसकारी है। मेरे बात समझ में आया है, जितने भी वेब है उस वेब में से सबसे कम विध्वंसकारी जो है आपका, वो आपका पी वेब है बेटा। मेरे बात समझ में आया, क्या समझे हो, समझे, ठीक है। अब देखो पी वेब हो गया, अब देखो एस वेब के बारे में जानकारी ले लो। एस वेब क्या होता है, एस वेब क्या होता है, तो देखो इसकी स्पीड है 3 से किलोमीटर पर सेकेंड से 6 किलोमीटर, स्पीड कम हो गया। ये किस में खाली दौड़ता है भाई, हाँ खाली सॉलिड में, ठोस में, लिक्विड और गैस में नहीं दौड़ता है, केवल ठोस में ये ट्रेवल करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव है का मतलब क्या होता है, यदि इसको बना दे ऐसे स्प्रिंग, तो स्प्रिंगवा कैसे करेगा, यदि स्प्रिंगवा ऐसे ऐसे होगा तो इसी को ट्रांसवर्स वेव बोला जाएगा। तो ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, समझ में आया। स्पीड इसकी गति है, खाली सॉलिड में ट्रेवल करता है, सॉलिड में, केवल सॉलिड में ट्रेवल करता है बेटा। ठीक है, मेरे बात समझ में आया। और
ये पी वेव से ज्यादा विध्वंसकारी है। लिख लो, मोर डिस्ट्रक्टिव, मतलब हिंदी में लिखते जाओ, देन पी वेव, मतलब पी वेव से ज्यादा विध्वंसकारी है, ये ज्यादा विध्वंस करता है पी वेव। कौन सा? ये ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है इसको। और ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है कि वेव ऐसे चले। दो प्रकार के वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, एक ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांस वेव ऐसे चलता है, ठीक है ना। और लॉन्गिट्यूडिनल कैसे चलता है वो? तो लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे चलता है, जैसे स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो तो आगे पीछे नहीं करता रहता है। आगे पीछे, क्या समझे? जो आगे पीछे करता रहता है उसको हम क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलेंगे बेटा। और ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव है बेटा। दोनों में फर्क समझे क्या? क्लियर हुआ तुम्हारा? क्लियर हो गया? तो ये मोर डिस्ट्रक्टिव देन पी वेव, पी वेव से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है ये। क्या है? पी वेव से क्या? पी वेव से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है ये, पी वेव से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ज्यादा विध्वंसकारी है ये पी वेव से। मेरे बात समझ में आए? और अगला है, इतना समझ में आ गया? आगे पढ़े। तीसरा जो है महत्वपूर्ण आपका लॉभ वेव, लॉभ तरंगे, और दूसरा है रेलिक वेव। रेलिक वेव, दो तरीके की तरंगे, लॉभ तरंगे, और लॉभ होता है बड़ा डिस्ट्रक्टिव, तुम जानते हो। प्यार से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कोई होता है क्या? नहीं होता है। तो इस दुनिया के कोई भी तरंग जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है वो लव वेव है। मेरे बात समझ में आए? इसकी स्पीड बहुत कम होती है, इसकी गति बहुत कम होती है, स्पीड बहुत कम होता है, 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलता है। सबसे कम गति होती है लव वेव का। लव वेव का सबसे बड़ी बात है कि ये जिगजैग मोशन में चलता है, जिगजैग मोशन में। क्या? तो जिगजैग मोशन में, जिगजैग गति है इसका। कौन सी गति है? जिगजैग गति है। और जिगजैग गति होने के चलते ये ज्यादा विध्वंसकारी है, सबसे ज्यादा बर्बाद करता है ये सतह पे। पहली बार तो ये सतह पे ही होता है, तो सबसे ज्यादा जो आपके पेड़ पौधा, जो आपके धरती, आपके मकान को उड़ाता है, यही उड़ाता है लव वेव। हाँ सही में, हाँ तो यही ना, प्यार होता है कि नहीं होता है, लेकिन इतना पता है लव बहुत खतरनाक होता है, लव बहुत खतरनाक होता है। अरे कॉलेज टाइम में हमको भी ऐसा नहीं है, सबको होता है, हमारा भी होता था, तुम लोगों का भी होता होगा। लव तो खतरनाक ही है, डिस्ट्रक्टिव पैदा करता ही है, उसमें डाउट ही ना करो। मेरे बात समझ में आए? और प्यार होता है खतरनाक, और इसी प्यार के खतरनाक को हम क्या बोलेंगे? लव वेव बोलेंगे। ये सबसे खतरनाक है प्यार और रेलिक वेव। लव तरंगे खतरनाक होती है, कहा जाता है प्यार है तो बर्बादी है, हा? ये तरंगे तो निकलती है ना सिज्मिक वेव से, जो धरती के तरंगे हैं, जो अर्थक्वेक हो रहा है तो तरंगे अलग अलग प्रकार के निकलती है। जिसमें प्राथमिक वेव निकल रहा है, अभी हमने पढ़ा था, एस वेव निकल रहा है। ये ट्रेवल करता है हॉरिजॉन्टल सतह पे होता है ना, खाली सतह पे। ये सतह तरंगे है, इसको बोलो सतह तरंगे, ऐसे लिख लो, सतह तरंगे, तरंगे, सतह तरंगे है ये। और ये कहां चलता है? सतह पे चलता है धरती के। कौन का? तो जिग जैग में चलता है ये। और ये वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल का मतलब ऐसे, वर्टिकल कह रहा हूं, हॉरिजॉन्टल मोशन है इसका, हॉरिजॉन्टल मोशन, इसका हॉरिजॉन्टल मोशन है, और ये वर्टिकल मोशन में है। ये करता क्या है? ये हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन करता है ये, और ये वर्टिकल मोशन करता है। वर्टिकल मतलब नीचे की तरफ, ये करता है ऊपर की तरफ। अरे इसीलिए बर्बाद करता है भाई। जब भी अर्थक्वेक आता है आपके सिज्मिक वेव, तो आपका नुकसान जो घर का करता है यही लभवा करता है ये। मेरे बात समझ में आया? लव वेव भी नुकसान करता है, आदमी को खत्म कर देता है, पेड़ पौधा तो छोड़ो यार, बिल्डिंग के बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है। ये सतह पे ही, इस धरती के सतह पे ही दौड़ता है ये, सॉलिड में ही है, समझ में आए?
और सबसे बड़ी बात है कि ये जिगजैग मोशन में होता है, इसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, एक कोई दिशा नहीं है, और ये दिशा ना होने के चलते ये डिस्ट्रक्शन पैदा करता है, बर्बादी करता है। तो लिख लो मोर डिस्ट्रक्टिव वेव। मोर डिस्ट्रक्टिव का मतलब सबसे ज्यादा विध्वंसकारी तरंगे, लिख लो सबसे ज्यादा विध्वंसकारी तरंगे। और वो कौन सी तरंगे है बेटा? लव वेव। कौन सी हो? लव वेव है। समझ में आए? वाकई इसका नाम लव वेव है। इसकी भी स्पीड ऐसी ही है 1.5 से 2 किलोमीटर पर सेकेंड। जिगजैग मोशन में यह भी है, साथ में यह भी सतह तरंगे है, सतह तरंगे है, साथ में यह वर्टिकल मोशन में होता है, वर्टिकल मोशन है इसका। दोनों बर्बाद करते हैं, सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं ये दोनों तरंगे बर्बाद करते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? क्या? ये भी सतह तरंग है, दोनों सतह तरंग है, ये दोनों सतह तरंगे है, सरफेस वेव है, दोनों सतह। अब समझ में आए तरंगे कैसे नुकसान पहुंचती है? ये लिखते जाओ, ये पूरा का पूरा। ठीक है, ठीक है, हो गया। हुआ कि इसको हटा दे। हेलो, 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 ठीक है, हो गया। अब देखो आगे, देखो बढ़ो आगे। अब देखो धरती के नीचे काट देते हैं आज, केक की तरह धरती को क्या कर देते हैं? नीचे काट देते हैं, लो काट देते हैं। अब देखो नीचे स्थिति क्या है। थोड़ा और मोटा ले ले क्या? मोटा ले लेते हैं ना, रुको इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, मजा आएगी। धरती के नीचे काटना है, ठीक है ना, केक की तरह। और धरती की तरफ देखना है क्या क्या है। तो देखो यहां से 0 से 25 पहले लिखो, फिर बता रहा हूं, पहले लिख लो। ये 35 है, 0 से 25 35, फिर आपके 100, फिर आपके 250। जो जो लिखवा रहा हो इसको बनाते जाओ ना, साथ में बनाते जाओ। कब बनाओगे? ये बहुत जरूरी है। हा? बनाना है ये, इसको बनाना है बेटा। बनाना है, इसको बनाना है बेटा। क्या कोई दिक्कत? बनाना है इसको, इसको बनाते जाओ। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कोई दिक्कत? बनाते जाओ।
जो भी बताए इसको लिखना। 25 पे कोनार्ड, 35 पे मोहो, 700 पे रेप्टाई, 2900 पे गुटनबर्ग और 5351 पे लेहमान। इतने प्रकार का डिसकंटिन्यूटी होता है, वो समझेंगे क्या होता है। इसको बोला जाता है बेटा कोर, कोर है। उसके बाद यहां से लेकर 29 तक मेंटल है, ये मेंटल है, मेंटल है। और यहां से क्रस्ट है, आपका क्रस्ट है। ले बनाओ बनाओ, इसको बनाओ, क्या है ये डेंसिटी है। ये स्टेनोस्फीयर है बीच में, ठीक है। ये है ग्रेनाइट है, ये नाइट से बना है और ये बेसाल्ट है। ये मेंटल का भाग है, ये आउटर कोर, ये कोर है दो। कोर है, इनर कोर है। बाकी ये मेंटल है, ये मेंटल है और क्रस्ट। क्लियर हो गया, बन गया, बन गया। ये केक की तरह हमने काट दिया है, इसको समझ लो। कल इसको करेंगे, आज समझ लो क्या चीजें है, मैंने क्या बनवाया है। मेरी बात समझ में आया, क्या बनवाया है मैंने, ये समझ लो। क्लियर है, बना लिए, बना लिए, या बना लिए तो बताना क्या मैं बताना चाह रहा हूं। ये हाँ क्या बेटा, ये ग्रेनाइट है, ये बेसाल्ट है। हाँ ग्रेनाइट, ये कोर, कोर है बेटा, कोर, कोर, को और बाहरी कोर और अंदर अंदर कोर, दो प्रकार के कोर होते हैं, सब दो दो प्रकार में बटे पड़े। ये भी क्रस्ट कोर। अबे यार ये गलत हो गया, ये रुको, ये एक क्रस्ट है और एक कोर है, उल्टा लिख दिया था ये, ठीक है। क्रस्ट और कोर, ठीक है। ये क्रस्ट है, दो प्रकार में बांटा हुआ है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ये कोर है, इनर कोर है और आउटर कोर है। ये मेंटल का भाग है और ये ग्रेन आपका क्रस्ट है, ठीक है। समझ में आओ, क्लियर हुआ। अब देखो बड़ा मजा आने वाला है। क्रस्ट का, क्रस्ट दो भाग में बटा हुआ है, इसको खाली समझ लो आज। इसकी अलग अलग विवरण समझेंगे कल, मेरे बात समझ में आया। पहले इसको समझ लो, इस ग्राफ को समझ लो, ग्राफ क्या कह रहा है, मेरे बात समझ में आया। क्लियर, आज ग्राफ को कर लो, ग्राफ को समझो। ऐसे देखो क्या बनाया है मैंने, क्या ऐसा चित्र बना दिया है, इस चित्र को समझो। तो धरती के अंदर ना बेटा 0 से लेकर 63-71 तक क्या है आपका, क्या है, इतना है। 63-71 तक धरती के अंदर है कोर, कोर मिलता है। मेरे बात समझ में आ, कोर देखो, धरती 3 भाग में डिवीजन है। पहला है क्रस्ट, आपका ऊपरी परत, क्रस्ट 2 भाग में है। एक है ऊपर वाला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल,
क्रस्ट बोला जाता है। ऊपरी परत है ये, और ये निचली परत है। ऊपरी परत है जिस पर हम रह रहे हैं, ये ऊपरी परत है। आपके पहाड़ हो, आपका धरती सतह हो जिस पे हम रह रहे हैं, इसको ऊपरी परत बोला जाता है। ये ऊपरी परत पे हम रह रहे हैं। उसके बाद समुद्र के अंदर जाओगे तो समुद्री परत ये है आपका, ये ग्रेनाइट से बना है आपके ऊपरी परत। ऊपरी परत किससे बना है? ग्रेनाइट से। इस दुनिया का सबसे कठोर पत्थर जो होता है वो ग्रेनाइट होता है। मेरे बात समझ में आया? और ग्रेनाइट से ऊपरी परत बना है जिसपे हम लोग रह रहे हैं। उसके बाद दूसरा परत आता है समुद्र के परत, ओशनिक क्रस्ट कहा जाता है। और ये जो बना है बेसाल्ट से बना हुआ है। मेरे बात समझ में आए? कल हाँ, बेसाल्ट से, इसको समझते जाओ। उसके बाद मेंटल के भी दो हिस्सा है। मेंटल जो है आपके दो हिस्सा में बटा हुआ है, ऊपरी वाली मेंटल और निचली मेंटल। इसी मेंटल के बीच में यहां पर क्रस्ट आपका खत्म हो जाता है 0 से 35 किलोमीटर के बीच में। 0 से 35 किलोमीटर के बीच में आपका क्या है? क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट है। ये परत है। परत कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। एक कौन सी परत? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसके ऊपर है हम लोग, और एक दूसरा समुद्री परत जो समुद्र के नीचे पड़ा हुआ है। 25 से 35 आपका क्या है? समुद्री परत है। और 0 से 25 क्या है? कॉन्टिनेंटल, आपके जिसके ऊपर आप हो। मेरे बात समझ में आया? फिर वैसे ही मेंटल भी 2 भाग में डिवीजन है। मेंटल के आउटर मेंटल और निचला मेंटल। और इसी बीच में एक लेयर मिलता है, और इस लेयर का नाम है, ये जो लेयर है 100 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक, और इस लेयर को बोला जाता है स्टेनोस्फीयर। क्या बोला जाता है? स्टेनोस्फीयर। क्या होता है स्टेनोस्फीयर? तो 100 किलोमीटर से 250 किलोमीटर में कल मैंने समझाया था एक परत है जो तरल है। क्या है? तरल रूप में है, सेमी लिक्विड फॉर्म में है। और इसी के ऊपर वाला भाग को हम क्या बोलेंगे? प्लेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? प्लेट बोलेंगे। इस स्टेनोस्फीयर के ऊपरी भाग को, मतलब 0 से लेकर 100 के बीच में, 0 से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में, इसको क्या बोलेंगे हम? प्लेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लेट बोलेंगे। उसके बाद आपका जो निचली हिस्सा है, ये आउटर मेंटल और ये लोअर मेंटल। उसके बाद कोर आ जाता है। कोर भी 2 प्रकार का है, एक है आउटर कोर आपके, और दूसरा इनर कोर। 2 भाग में। यहां पर ये आयरन और निकल भारी मात्रा में पाया जाता है। यहां पर भारी मात्रा में सिलिकॉन पाया जाता है, सियाल, और यहां पर सीमा। मेरे बात समझ में आया? मैग्नीशियम की मात्रा सबसे ज्यादा यहां होता है, और आयरन और निकल कोर में पाए जाते हैं। और कल मैंने समझाया था कोरी वो व्यवस्था है, जगह है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? निर्माण होता है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलता है? कोर में। और कोर में क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? आयरन और निकल पाया जाता है। हाँ, निकल। साथ में इसकी घनत्व है, सबसे ज्यादा, सबसे कम घनत्व क्रस्ट का होता है 2.7। उसके बाद आपका मेंटल का होता है एवरेज 3.3, और सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? वो कोर का होता है। समझ में आया क्या? वो क्लियर हो रहा है? साथ में मैंने देखो यहां पर डिसकंटिन्यूटी लिखा है। ये 5 प्रकार के डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है जहां पर अर्थ के संरचना बदल रहा है। ये वो जगह है जहां पर पृथ्वी की संरचना में बदलाव हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 0 से 25 क्या है आपका? ऊपरी परत। क्या है ये? कॉन्टिनेंटल ऊपर वाला हिस्सा है जो ग्रेनाइट से बना है। अब 25 के बाद क्या हो रहा है? बदलाव आ रहा है। कौन सा बदलाव आ रहा है? बेसाल्ट आ रहा है। तो इस पॉइंट को, 25 वाले पॉइंट को जहां बदलाव आ रहा है, वहीं पर एक साइंटिस्ट है, ये सब साइंटिस्ट है, उनके नाम पर आया है। उसी को क्या बोलते हैं? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। मतलब वो जगह जहां पर अर्थ के संरचना में, धरती के नीचे क्या हो रहा है? बदलाव हो रहा है। क्या हो रहा है? बदलाव। क्या हो रहा है? बदलाव। तो 25 पे बदलाव देखने को मिलेगा, फिर आपको 35 पे बदलाव देखने को मिलेगा, कहां पर क्रस्ट खत्म होगा, होगा ना।
और इस बदलाव को क्या बोलेंगे? मोहो डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोहो डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। साथ में 700 पे बदलाव होता है जिसको रेप्टी बोला जाता है, और वहीं पे 2900 पे आपका कोर प्रारंभ होता है जिसको गुटनबर्ग बोला जाता है, और साथ में 5351 पे लेहमान डिसकंटिन्यूटी है। ये देखो इसकी निचली हिस्सा पूरा का पूरा सॉलिड है बेटा, बड़ा चंभित करने वाली बात है। इस धरती के ये 5351 से लेकर 6371 तक हिस्सा जो होता है वो ठोस मात्रा में ठोस है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद ठोस अवस्था में। मेरे बात समझ में आए? सबसे देखो टेम्परेचर ऊपर से नीचे बढ़ता जाता है, हर 32 किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है। 32 किलोमीटर पे कितना? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लेकिन आगे चल के ऐसा नहीं होता है, कंसिस्टेंट हो जाता। अब देखो ये जो आखिरी वाला है जो 5351 से 6371 तक, ये पूरा का पूरा सॉलिड भाग है। ये सॉलिड नहीं होता ना तो टूट जाता है धरती। अब यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होते हुए भी सॉलिड क्यों है? ये इसका मुख्य कारण है इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी और इसका प्रेशर। यहां पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है और सबसे ज्यादा घनत्व है। ये दो प्रमुख कारण है जो इसके टेम्परेचर ताप ज्यादा होने के बावजूद भी ये ठोस मात्रा में पाया जाता है। समझ में आया क्या? इसके ऊपरी हिस्सा जो कोर है, आउटर कोर, वो कोर जो है बेटा वो गैस और द्रव के रूप में है, लिक्विड और गैस के रूप में। और यहीं पर आयरन और निकल जो कि मैंने बताया था, यहीं पर क्योंकि इनके मोशंस जो होते हैं, गति बहुत तेज होता है और उससे निर्माण होता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का जन्म आपका ये देता है। मेरे बात समझ में आए? तो यहां तक समझ लिए, कल इसको विस्तार से समझेंगे। यही चीजें आपको बताया जाएगा हर डिसकंटिन्यूटी पे इसका। अब ये देखिए यही संरचना हमको पढ़ना है, और ये संरचना पढ़ने के लिए हमें कैसे पता चला ये संरचना बेटा? तो हमें तरंगे से पता चला है। क्या उनसी तरंगे से हो? कितने प्रकार के तरंगे हैं बताओ? कितने प्रकार के तरंगे? 2 प्रकार के, एक बॉडी वेव है और एक सरफेस वेव है। बॉडी वेव के कितने भाग? 2 भाग। कौन कौन सा? पी वेव और एस वेव। उसके बाद सरफेस का क्या है? लव वेव और रेलिक वेव। क्लियर हुआ? इस तरंगे से ही हमें यह संरचना मिला है। यह धरती का संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। धरती के आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक संरचना ये है आपका, जो हमने ये बताया है। तो इसके बारे में अब ये तो देखिए थोड़ा सा चीजें मैंने बताया, कल वापस इस पर फिर से वापस, क्योंकि मैं इसको कर लेता हूं सिर्फ